ओके फाइन। नाउ क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट कर लिया इस क्वेश्चन को? वो भी क्या आंसर आ गया? ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन आ गया। किसका नहीं आया? यश का ओके, देवेंद्र का, हु एल्स? दिया ओके, पीछे राज हो गया, आदित्य हो गया, हो गया, फ्रेंड्स का बाकी फाइन ओके हो गया। ठीक है, बस दो तीन जिनका बाकी है फिर वो लोग ज्ञान देने, तब तक दूसरे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ब्लैक डाई एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। ब्लैक डाई एंड रेड डाई आर रोल्ड। अब देखो यहाँ पे दो डाइस को रोल किया जा रहा है, कलर का खाली डिफरेंस है, ब्लैक और रेड कलर का डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। मतलब अगर सिंपल बोलूं तो सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स होंगे अक्षर? ब्लैक के 36 टोटल सैंपल स्पेस जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से उसमें 36 कैसे? 1 1 2 1 3। अच्छा ओके, तो तू 6 इवेंट्स रेड डे के गिन रहा है और 6 इवेंट ब्लैक डे के गिन रहा है, ऐसे ही कर रहा है पक्का ना? ठीक है, यहाँ पे ब्लैक और रेड डे भले ही दो कलर अलग अलग है बट है तो दोनों के दोनों टाइप्स और दोनों ही टाइप्स हैं। मींस व्हाट यू हैव टू डू, आपको टोटल सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 6 और 1 से लेकर 6 का आंसर लिखना पड़ेगा। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ए पार्ट। पहले इसका सैंपल स्पेस होगा 1 1। मैं एक काम करता हूँ, इतनी ज्यादा मगजमारी क्यों करने की, फिलहाल के लिए सीधा मैं n ऑफ s लिख रहा हूँ और आप लोग भी वो सीधा लिख सकते हो। दैट मींस n ऑफ s का मतलब what do you mean by this? Number of elements of sample space. Number of elements of sample space that is 36। एक चीज सुनो, ये सिंपल का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को 36 इवेंट्स पता होंगे सबको, लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लिखने का तब होता है जब आपको लगे कि इवेंट ई एंड एफ हम लोग प्रॉपर्ली नहीं ढूंढ पा रहे हैं। होता है ना, आपको ई एंड एफ उसमें से ढूंढना होता है। इफ यू फाइंड कि हम लोग ऐसे ढूंढ लेंगे मतलब ई एंड एफ खुद ही लिख लेंगे, तो नो नीड ऑफ वेस्टिंग द टाइम राइटिंग दिस। अगर लग रहा है उसकी रिक्वायरमेंट है तो लिखने का, फिर कोई ज्यादा सोचने का नहीं। ओके, यहाँ पे फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट वाला केस तो बाद में आएगा, वो एफ है हमारा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ टी की बात करें जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 मतलब ऐसे इवेंट्स हमको ढूंढने हैं जिनका टोटल करो तो ग्रेटर देन 9 आएगा। तो सब स्टार्ट करता हूं आपसे, कम ऑन बोलो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे? 5 4 6 क्या? हां पहले 4 6 5 5 6 4 6 4 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 ये होंगे पक्का सबके लिए। ठीक है, मैं इसमें भी आपको इजी एक तरीका बता देता हूँ। इजी मतलब इन शॉर्ट कोई मिस ना हो। अगर आप 36 इवेंट्स को लिखते नहीं हो तो मिस ना हो, उसके लिए मैं आपको खाली बताता हूँ। यही है, परफेक्ट है, यही है। लेकिन कैसे करने का? ग्रेटर देन 9 आर इन कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं जो ग्रेटर देन 9 हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ द 2 डाइस नंबर। ऐसा नहीं, टोटली देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, 9 से बड़ा चाहिए हमको सब, तो कौन कौन से डिजिट्स पॉसिबल है 9 से बड़े जो दो डाइस को थ्रो करने के बाद टोटल करने पे मिल सकते हैं? हाँ, तू आंसर पे आ रहा है, मेन पॉइंट नहीं समझ रहा है। समझ मैं क्या पूछ रहा हूँ? 10 11 12 मेरा क्वेश्चन ये था कि 9 से ग्रेटर, पहले तो वो माइंड में क्लियर करो कि 10 से बड़े वाले कौन कौन से नंबर्स हमको चाहिए जो डाइस के दोनों नंबर को ऐड करने में मिल सकते हैं। तो 10 मिल सकता है, 11 मैक्स टू मैक्स 12 मिलेगा, 13 नहीं मिल सकता। क्योंकि आप समझ सकते हो डाइस के केस में सबसे बड़ा लास्ट में लास्ट जो पॉसिबल प्लेस है वो 2 छक्के ही होते हैं, मतलब 2 6 होते हैं, तो उससे ज्यादा तो हम जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको चाहिए 10 वाला टोटल, 11 वाला टोटल और 12 वाला टोटल। अब उसमें भी सिंपल एक तरीका ढूंढो। पहले हम लोग 3 की बात करते हैं, 3 वाले रो की, 3 1 3 2, उसमें सीधा लास्ट में चले जाओ, सीधा लास्ट वाले नंबर पे। लास्ट वाला इवेंट क्या होगा 3 की रो में? लास्ट वाला 3 की रो में लास्ट वाला इवेंट कौन सा होगा? 3 6 3 और 6 का टोटल कितना होता है?
9 ग्रेटर देन 9 गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, मतलब 3 की रो तो नहीं आएगी। तो ये स्टार्ट कौन से रो से करना पड़ेगा? 4। अब फटाफट बोलते जाओ। 4,1 होगा, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 नहीं होगा। तो 4,6 होगा। अब देखो 4,6 अगर इस रो में बेटा 4,6 है ना, 4 वाली रो में, इसमें अगर 1 है ना तो इसके नेक्स्ट वाली रो में 2 होंगे। 5,5, 5,6 और बट ऑब्वियस उसके नेक्स्ट वाले रो में कितनी होनी चाहिए? 3, 6,4, 6,5, 6, इससे ज्यादा कोई नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा? तुम्हारा कोई इवेंट मिस ही नहीं होगा, सीधा सीधा तुम्हारे पास सारे इवेंट हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। एन ऑफ ई लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज़ हमको ई बाय एफ मिलना है। एफ कॉमन find the conditional property of this given that the black die resulted in a 5 black die resulted in a 5 तो क्या होगा? हाँ जी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 फाइनल। ओके बिल्कुल सही है, यही वाला इवेंट्स हो गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई मतलब यहाँ पे 2 कलर की डाई है, दोनों में से कोई भी एक ब्लैक मान लो ना, पहली वाली मानोगे दूसरी वाली, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक डाई पक्का 5 होगी, तो बाकी वाले इवेंट्स क्या होंगे उसके साथ? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो ये हो गया। एन ऑफ एफ कितना हुआ इस केस में? कितना? 6। 1 से लेकर 6 तक सारे इवेंट्स आ गए। ओके ई इंटरसेक्शन एफ, फटाफट अक्षर, ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? 5,5 and 5,6 मतलब 2 ही पक्का ना? ओके इट implies n of e intersection f कितना? 2। ओके तो therefore p of e by f, पहले फॉर्मूला लिख, कौन बातें कर रहा है बेटा? p of e intersection f मतलब 2/36, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके कितने हैं? 36 अपॉन में p of f, f कितना है बेटा? 6 अपॉन 36 कैंसिल, 2/6 मीन 1/6 इधर हो गया। जैसे का बाकी था ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, देखो मैं बेटा ही होगा, सबका अलग हो गया है, तो फिर अभी कौन लिख रहा है? अक्षर बड़ा ले, फिर मुझे वाली बता दी। ये हो गया। ओके डालो ना पूरा। हाँ नहीं टेक्स्ट बुक के लिए मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, बट साथ में मत करना, बोर्ड इसमें कोई भी आ जाए होगा। बाकी सब लोग लाइन में बैठो। ये अरे ओ नो नालायक हो, हाँ कितनी बार बोलना पड़े? बच्चा है तो उसको मतलब उसको बार बार उसका फायदा लेगा। यहाँ पे आजा, यहाँ पे आजा। ओके नेक्स्ट वन, अरे इसका बी पार्ट बाकी, सॉरी फाइंड द तब तक पार्ट तब तक है। इसका बी पार्ट क्या है? फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ obtaining the sum 8। अब इस बार sum 8 चाहिए, given that the red die resulted in a number less than 4। तो पहले इसके इवेंट को लिख लेता हूँ।
ऑब्टेन द सम 8 दिया, क्या क्या होगा जिसमें सम 8 चाहिए? 2 6 3 5। अच्छा इसमें लाइन से जा सकते हो, पहले स्टार्टिंग देखो 1 से अगर करने की कोशिश करोगे तो 1 का कोई पेयर अप नहीं मिलेगा, मतलब 1 के साथ 7 तो नहीं ला सकते जिसका टोटल 8 हो, तो 1 वाला कैंसिल ऑप्शन। 2 पे आ गए तो 2 के साथ किसको प्लस कर सकते हैं, तो 8 आएगा, तो 6 को कंटिन्यू लिया 3 5। 2 के बाद 3 पे जाओ, बेस्ट ऑप्शन 3 5। 3 के बाद 4 तो 4 4 5 3 6। इसके बाद कुछ हो नहीं सकता है, 6 आ गया मतलब बात। ओके व्हाट अबाउट f? वेट करना, f इससे नहीं पूछा अभी तक। राज f क्या होगा? गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 1 सेकंड 1 कॉमा 1 मतलब मैं यहाँ 1 से लेकर 1 6 तक लिख लूँ ना? ओके 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 6 3 1 3 6। You want to say like this only? Okay, fine, perfectly correct. The reason सुनो, एक die resulted that the red die resulted in a number less than 2। बेटा रेड का मतलब कोई भी एक डाई रखना है, अपने को टेंशन नहीं लेनी कि रेड डाई पहले आएगी कि ब्लैक डाई पहले आएगी, खाली ये समझना है कि उसके जो नंबर्स होंगे वो लेस देन 4 होंगे। तो लेस देन 4 में क्या क्या ऑप्शन होगा? 1 2 एंड 3। मान लो पहली वाली डाई हमारी रेड डाई है, तो जो दूसरी वाली जो ब्लैक कलर की डाई है वो तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उनके सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे 1 2 3 4 5 6। सेम वे 2 के साथ भी सारे नंबर्स और 3 के साथ भी सारे नंबर्स। कितना हुआ n ऑफ f? कितना हुआ? 18। ओके और e इंटरसेक्शन f कितना हुआ इस केस में? 2 6 और 3 5। तो इससे ज्यादा नहीं, ये तीनों नहीं है, करेक्ट। therefore p of e by f, बेटा इसके केस में n of e इंटरसेक्शन f आपका कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन 36 और 18 अपॉन 36, दैट इज 1/। ठीक है ना, क्लियर ना? मैं जब अलग कोई सम पूछूं कंडीशनल कब आएगा ना बीच सबको ये अच्छा आइडिया दिया। मैं जनरली पूछ रहा था कि एग्जाम में पूछूंगा। एग्जाम आपके पोस्टपोन हो गए पता है? ये फरवरी एग्जाम स्टार्टेड कर ले, मार्च में हो गया। फर्स्ट टर्म के बाद दिवाली के बाद सही में चेंज करा के आपको वो भी सिलेबस आपका वही रहेगा जो मैंने कहा दिवाली वेकेशन के बाद। आई थिंक सो इट वाज 8 9 10 एंड 30 यहाँ से चलेगा, 30 पूरा हो ही जाएगा वही जो बोर्ड पेपर वाला 100 मार्क्स नहीं, 4 चैप्टर हुए ना बच्चा 25 पे 25, और ऐसा नहीं है 25 मार्क्स का एक पेपर, किसी का वेटेज ज्यादा होगा किसी का क्या बोर्ड में 50 मार्क्स अभी तुम लोग खाली वर्कआउट करो, जितना सिलेबस उसके ऊपर खाली फोकस करो। ओके देखो a fair die is rolled. Pay attention everyone. Consider events e equals to 1 3 5. First of all पहले तो बेटा
सिचुएशन है। और दूसरी चीज इवेंट टेक्स्ट बुक तेरे पास नहीं है, विदाउट फिर टेक्स्ट बुक लेगा, कोई भी टेक्स्ट बुक भूल के आए दैट्स भाई सीधी बात है, आप लोगों को साथ में नहीं बैठने दे सकते। वैसे का केस अलग होता है, नहीं मतलब अलाउ ही नहीं, तो आप लोग टेक्स्ट बुक अपने आप लेके आना, नहीं तो उसमें क्या होगा, टेक्स्ट बुक सबके पास होगा तो मुझे क्वेश्चन लिखने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज आपको डिस्कशन भी नहीं करनी है, जिनका हो रहा है वो खुद ट्राई करेंगे। मैंने एक बार पता है पहले भी जब आप दो जने डिस्कस करते हो ना, तो दोनों जनों से कौन करता है पता भी नहीं चलेगा, आपको क्या लगा, फिर वो जब एग्जाम में टाइम बैठना है यार मैंने तो किया था पिछली बार, अब क्यों नहीं होता है। अब वो तुमको उस टाइम नहीं पता चला कि तुम्हारे फ्रेंड ने ज्यादा किया होगा। अब कौन सा फ्रेंड, तुम लोग हो सकता है कभी तुमने ज्यादा किया, तुम्हारे फ्रेंड ने कम। तो जितना हो सके गिव द कंप्लीट एफर्ट बाय योरसेल्फ। जितना हेल्प लोगे या किसी का डिस्कस करोगे वो हेल्प भी हो जाएगी, आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी कोई डिस्कशन नहीं, जितना हो सके खुद ही ट्राई करना है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट फॉर यू। ठीक है, अ फेयर डाइस रोल कंसीडर इवेंट्स E F is in the comma 3 D है बेटा 2 3 5 2 3 4 5 फाइन। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, फॉर्मूला यूज करना है। बेटा फर्स्ट एंड सेकंड आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में रख रहा हूं, मैं सीधा थर्ड पे ही जा रहा हूं। थर्ड के लिए भी पहले सिंपल स्पेस लिख लेते हैं। इस केस में क्या होगा, लिमिट सिंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, बिकॉज फेयर डाई को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ओके, हमको जो ढूंढना है वो है P ऑफ E यूनियन F बाय D एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय D। इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, E यूनियन F। मैंने एक काम करना है, इसको मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। P ऑफ एक है ना, हां P ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G लाइक दिस अपॉन P ऑफ D करेक्ट। मतलब हमको पहले ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिकॉज़ देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस है, खाली ऊपर एक इवेंट की जगह पे इन्होंने यूनियन ऑफ टू इवेंट दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जैविक बोलना तो क्या होगा, पहले तो E यूनियन F बता दें। फिर फॉर्मूला है ना यूनियन E यूनियन F D ऑफ E प्लस G ऑफ एक सेकंड P कहीं में दिखाई दे रहा है आगे, मतलब I हम तो पहले क्या करना होगा, इवेंट निकालना होगा ना, पहले शादी का मॉडल निकालते हैं फिर शादी होती है ना, पहले शादी हो जाएगी फिर मॉडल निकालते हैं, पहले बोर्ड हो जाते हैं फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम होंगे सेमेस्टर में। अब वो ई यूनियन पहले इवेंट निकालेगा फिर प्रॉपर्टी निकालेगा। समझिए आपसे बुलवाना चाहता था कि ऐसा बात मैंने खुद बोला है, कोई बुलवाना अभी तो प्लानिंग जा बोल 1 2 3 5 ओके कंटिन्यू कर, उसका इंटरसेक्शन G के साथ, इसका बेटा इंटरसेक्शन G के साथ क्या होगा, खाली 2 3 5 2 3 एंड 5, ठीक है। तो और उसके अलावा P ऑफ G तो हमको पता ही है बिकॉज़ G की यूनिट है, तो ये P ऑफ E यूनियन F बाय D will be P, इसकी सीधा वैल्यू पुट कर लेगा। ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी बेटा इसके कितने इवेंट्स निकले, इसके कितने 3 अपॉन 6 करेक्ट। नीचे P ऑफ G प्रोबेबिलिटी ऑफ D 3/4 करेक्ट। सेम वे कंटिन्यू सेकंड वाला पार्ट P of E intersection F E intersection F E intersection F 3 हम लोगों को क्या निकालना पता है ना, हम लोगों को P of E intersection F और इसका भी इंटरसेक्शन D के साथ full upon P of G, okay, and E intersection F
इंटरसेक्शन जी के साथ किया तो क्या है गणित में? इंटरसेक्शन जी के साथ हाँ ओनली 3 करेक्ट। तो हो गया। आपको जो ढूंढना है P ऑफ E इंटरसेक्शन है बाय G होल अपॉन P ऑफ D मतलब सॉरी ये फॉर्मूला इसकी वैल्यू ऊपर लिखेंगे हम लोग 3 मतलब 1 अपॉन इसका सैंपल स्पेस एक्सचेंज में 1/6 और नीचे आएगा P ऑफ D मतलब 4/6 इज इट ओके everyone? ठीक है। हालांकि आधे लोगों ने कर भी दिया था पहले से बट फिर भी पॉइंट को क्लियर रखना ठीक है। चलिए रख दो सबका हो गया कंप्लीट। Now listen, question number 12 मैं लिख नहीं रहा हूँ, just I am reading it out. Pay attention. I am going to ask you the sample space. Assume that each born child is equally likely to be boy or girl. Each born child, कोई भी जो बच्चा पैदा हुआ उसके equal chances हैं boy या girl होने के, ये मान के चलना है आपको, ठीक है फिलहाल के लिए। Now, if a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl or at least one is a girl? तो अब क्या है सबसे पहले if a family has 2 children, एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं और उसमें उस फैमिली के बेस पर हमको क्या ढूंढना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। शेप सैंपल स्पेशल होगा उसका। अच्छा इसमें पहले मेंशन कर दो लेट बॉय को हम लोग बी मान लेते हैं गर्ल को हम लोग जी मान लेते हैं क्योंकि बार-बार बॉय गर्ल गर्ल बॉय लिखना नहीं बैठना जैसे दीदी अब दीदी दीदी बिग बॉस दीदी गीता भाई हां दीदी दीदी ओके दीदी और बस इतने में ज्यादा काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदार का नाम बुला रहा है दीदी यहां पे दीदी यहां पे दीदी हां ओके नाउ सैंपल स्पेस हो गया हमारा। नाउ यहां पे क्या है फर्स्ट केस में नहीं फाइंड क्वेश्चन में है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स मतलब ई इवेंट इस केस में बड़ा फिक्स है ये दोनों के दोनों क्या होंगे गर्ल्स होंगे और जब ई इवेंट क्या होगा ओके। अब फर्स्ट केस की बात आती है फर्स्ट केस में यंगेस्ट इज पहले पढ़ लेता है यंगेस्ट गर्ल का एफ इवेंट बताओ थोड़ा जोर से जी और बी जी और बोला अरे एक तो मास्क पहन के रखा है ऊपर देखना दूर से बैठा है ऊपर देखना मेरे बोल रहा है तो नहीं सुनाई देगा पूरा ऊपर से तो जी एंड जी ठीक है यंगेस्ट दैट मींस छोटी वाली वो लड़की है मतलब पहले इसमें केस कैसा है कि जो पहले दिखाया गया है वो छोटा वाला और बाद में जो है वो बड़ा वाला बच्चा हालांकि इस केस में दोनों चीजें चल जाएंगी लेकिन फैक्ट इज दैट पहला वाला जो बच्चा पैदा हुआ वो बड़ा हुआ ना तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते पहला वाला बॉय है छोटी वाली गर्ल है मतलब पहला बड़ा बच्चा जो है वो बॉय है छोटी वाली जो लड़की है जी को बाद में दिखाएंगे कोई वो यंगेस्ट वाला केस ठीक है। एनीवेज यहाँ पे हमारा एन ऑफ है 2 आ गया एंड ई इंटरसेक्शन एफ कितना बेटा जी
तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 एंड अरे 1/4 नहीं है अभी खाली नंबर ऑफ है तो p ऑफ e by f 1/2 बेटा या इसका आएगा 1/4 टोटल एलिमेंट्स लिसन एक चीज हमेशा एक ही सुनो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हो ना उनको भले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन लिखने में आपकी एक चीज सॉल्व होती है ठीक है लिख देगा यहाँ पे फिर आप लोग क्या एक चीज पे गलती करते हो ये चीज हर बार होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी को यूज करना होता है वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जैसे सीधा आप लोग क्या लिखोगे 1 सीधा आंसर लिखोगे आंसर बहुत बार वो राइट ही होगा पर उसके हाफ मार्क कट हो सकते हैं बिकॉज हमने प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं ना कहीं पे चैप्टर में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं समझी आपने सीधा आंसर ला दिया सीधे आंसर के मार्क्स होते हैं लेकिन इनफैक्ट मेथड के ज्यादा मार्क्स होते हैं तो प्रोसेस को मतलब मेथड के स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ता है तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे जब लिखोगे तो मैंने यहाँ पे फिलहाल स्किप किया है नहीं तो मैंने क्या बोला है हमेशा पहले फॉर्मूला कंप्लीट किया फॉर्मूला के बाद उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखो 1/4 और नीचे वाले की 2/4 अदरवाइज क्या होता है मैंने कहा ना काफी जने ये इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1 इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 2 तो आंसर तो सेम ही आएगा बट ये मिसिंग फैक्टर यू कैन लूज योर मार्क एंड बिलीव मी कभी कभी स्ट्रिक्ट चेकिंग जो करते हैं ना हर किसी के चेकिंग का फंडा होता है स्ट्रिक्ट चेकिंग वालों के हाथ में आपका पेपर जाता है लीगल वालों के पास जाता है क्या मीडियम चेकर्स के पास आपका जाता है डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर अगर आप लोगों ने परफेक्शन रखी होगी तो फिर कोई भी किसी के भी हाथ में आपका पेपर जाए कोई इश्यू ही नहीं है हाँ आधा अधूरा लिखा होगा छूटा होगा कहीं ना कहीं फिर तो फिर वहाँ पे थोड़ा लक फैक्टर ठीक ना क्या वो P of फॉर्मूला नहीं लिखा हो तो ऐसा बोलो ना आप हर बार नहीं करते लेकिन कर सकते कहीं के भी क्या होता है आंसर की जाती है मैं सिंपल बता रहा हूँ आंसर की दी जाती है हमको चेकिंग करने के लिए उस आंसर की में कहीं पे किसी सम में फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं मतलब हाफ मार्क उसका लिखा हुआ होगा किसी में नहीं होता अब वो तो हम लोग डायरेक्ट मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उन्होंने कहाँ पे जाके वो हाफ मार्क रखा होगा तुम भी नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने जहाँ पे रखा होगा वो स्टेप अगर मिसिंग हुई हम लोगों का स्टेप मैं सिंपल बताऊँ चेकिंग का फंडा क्या होता है पूरा आंसर होता है इसमें 6 जगह ऐसी होती मान लो ये 6 मार्क्स का समय फॉर एग्जाम्पल तो 6 स्टेप ऐसे होंगे ना कि उनमें 1 मार्क होगा अब अगर तुम्हारे को 6 के 6 स्टेप्स होंगे ना कंप्लीट तो यू आर गोइंग टू गेट द फुल बाकी वाले बीच में स्किप जो हो गया ना मतलब ऑलमोस्ट उसके चांसेस होंगे लेकिन वो 6 स्टेप्स कौन होंगे यू डोंट नो तो जब आप पूरा करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि ओके मैं पूरा करके आया हूँ मुझे मेरे मार्क्स हो जाएंगे अगर टाइम कम पड़े ना तो उस चीज के पीछे नहीं जाए ओके एटलीस्ट वन इज अ गर्ल वाला तो देखो आयुष.com बेटा ई तो दोनों केसेस में सेम है एफ तो स्कूटर पे बैठा हुआ लेडीज स्कूटर पे लेडीज ऐसे बैठती है साइकिल एटलीस्ट वन इज अ गर्ल आदि गीगा भाई गीगा भाई गीगा ओके एटलीस्ट वन इज अ गर्ल मतलब एक लड़की होगी दोनों बच्चों में से या दोनों की दोनों लड़कियां होंगी तो भी चलेगा तो एक मतलब फर्स्ट वन यंगेस्ट वन इज अ गर्ल और ओल्डर वन इज अ गर्ल या तो दोनों की दोनों गर्ल्स तो इस केस में इट इंप्लाइज n of f will be 3 ओके अगर n of f 3 है तो व्हाट अबाउट e इंटरसेक्शन f e इंटरसेक्शन f आपका वही है तो n of e intersection f will be 1 हो गया आपका p of e by f मैं फिलहाल फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ सीधा मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ इसका 1 by 4 इज इट ओके ठीक है सिंपल कैलकुलेशंस है कुछ भी खास नहीं है ये लिखिए सबने लेफ्ट हैंड साइड पर ये लिखिए मतलब बाकी
पहले लास्ट एवरीवन तुम्हारी है किसका ऋतिक भैया ओके तब तक स्टार्ट करो गाड़ी वाला नेक्स्ट वाला सही है हाँ ये डेटा को सेकंड प्रॉपर लिखना हो रिप्रेजेंट करना हो तो टेबल हो गया ऋतिक भैया तेरे आस में बैठा हूँ बताओ सही हो गया हो गया अच्छा इसमें बैल ही बजेगी ना सर दूसरा लेक्चर चालू हो गया ओके चलो ठीक है एनीवेज तो रिवॉर्ड कितना ही रखना है क्या बोल बहुत ज्यादा पड़ा है यस यार हम लोग बोलो ये बड़े नॉट है हमसे बंद कर दिया